मैम थर्ड केस एक बार समझा। वाटर वन, यस मैम। वहाँ पे योर adhesive force is very very strong, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है adhesive force। तो पूरा आपके कोहेसिव फोर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि adhesive फोर्स के सामने मतलब वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो पूरा रिजल्टेंट जो है वो adhesive फोर्स की तरफ चला जाता है, it totally goes यस towards the मैडम। adhesive force। So when it totally goes towards the adhesive force, so if you draw a tangent to it, if you draw perpendicular to the resultant force, you'll find that it is towards downward, right? यस मैम। And since the tangent is downward, and we know the gravitational force is also downward, right? यस। So there altogether, it that tangent supports the gravitational force, and due to which, if you take a pure water, वो बहुत ही ज्यादा spread हो जाता है, मतलब it gets very much spreaded on the surface of the water because gravitational force acting downward और जो tangent है वो दोनों यही शो करता है कि आपका जो पानी है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, मतलब उस सरफेस में अंदर घुसने की तरफ कोशिश करता है। इज दिस वेरी क्लियर? यस मैम। दिस इज व्हाट इट वांटेड टू से। मैम बोलो। मेनिस्कस मतलब? ऊपर का जो लेयर होता है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू पुट अ वाटर इनसाइड अ कैपिलरी, तो ऊपर के लेयर को हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। मींस कैपिलरी क्या है? कैपिलरी ये एक ग्लास का पतला सा रॉड होता है, या ग्लास टेस्ट ट्यूब जैसा बोल सकते हो। मींस मर्क्यूरी में जो लगा रहता है ऐसा थर्मामीटर? हाँ वैसा भी बोल सकते हो, वो भी एक ग्लास रॉड ही है। यस, समझा समझा। मैम मतलब ऊपर का सरफेस फिल्म ना? यस। यस। मैम बोलो। केरोसिन एंड वाटर के केस में ना वो ए पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया है लिक्विड सरफेस से, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि अगर मैंने कल आपको बताया था कि कैरोसिन जो है वो कैरोसिन के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इफ यू रिमेम्बर। और अगर आप उसको कंटेनर के अंदर देखने की कोशिश करो तो कैरोसिन के मॉलिक्यूल्स सॉलिड से इतना ज्यादा प्यार करते होते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड से चिपकना चाहता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो कैरोसिन का मॉलिक्यूल है वो कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाता है। तो कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाता है, इसका मतलब ये है कि कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि दे आर टेकिंग द मॉलिक्यूल at the free surface of that concave structure and water, sorry concave structure and solid। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस या मैम। ड्रॉ या ड्रॉ करके दिखाओ। मैम ड्रॉ करके बता। एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट।
नोटबुक दिख रही है आपको मेरी? यस Yes, ma'am. ओके, सो अगर आपको याद हो तो व्हेन वी वर ड्राइंग अ केरोसिन, तो वो कुछ ऐसा 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 बना रहा था, ये याद है? Yes. राइट, एंड टेंजेंट वाज समथिंग लाइक दिस, ये Yes. आपका एटी था। और मैंने बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कहाँ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं? Solid surface. सॉलिड सरफेस पे। सो यहाँ पर देयर इज अ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को ही उसने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लेकर बातें की, समझ में आया? इसलिए यहाँ पर ए थोड़ा ऊपर लिया है। दिस इज वेरी क्लियर। Yes. यस वेयरएज वाटर में भी आपका कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ना? तो जब आप इसके अंदर पानी डालते हो तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स भी चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इससे स्टिक हो जाए। Solid. अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. टेंजेंट यस ऐसा यस पूरी तरीके से नीचे होने की वजह से और mg का फोर्स नीचे होने की वजह से, दोनों, आपका जो पानी है वो एकदम स्ट्रेट रह जाता है। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. यस सो यहाँ पर भी इसीलिए उन्होंने ऐसा ए ऊपर लिया है, ये शो करने के लिए कि पानी के मॉलिक्यूल्स को भी आपका जो सॉलिड सरफेस है वो बहुत पसंद है, इसीलिए तो वो उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं। इसलिए तो अधेसिव फोर्स स्ट्रांग है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. अधेसिव फोर्स स्ट्रांग है, और ये ऊपर लेने का रीजन ये है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि वो इस सॉलिड सरफेस के अंदर चले जाएं। दिस इज वेरी क्लियर। बस Yes. एनर्जी और यस टेंजेंट की वजह से वो इसके जैसा कर्व नहीं बना पाते, वो ऐसे प्लेन रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी मॉलिक्यूल को ऊपर लिया है। मॉलिक्यूल को ऊपर लेने का रीजन सिर्फ इतना है, ये बताने का रीजन है कि वो सॉलिड सरफेस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो सॉलिड सरफेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। Yes. Yes. और किसी को कोई डाउट है? मैम दोनों डायग्राम करेक्ट ही है ना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी बना तो भी चलेगा ना मॉलिक्यूल को, मतलब। नहीं, बट हाँ ऐसे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल कभी कभी टीचर्स बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, तो गो फॉर द टेक्स्ट बुक और नोट्स, नो प्रॉब्लम। वैसे यस तो मैम। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इफ यू ड्रॉ देयर इज नो प्रॉब्लम, बट स्टिल गो फॉर इट, इट इज लाइक। इज इज वेरी क्लियर? यस Yes. ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द शेप ऑफ अ लिक्विड। मैम बोलो। वाटर के केस में ना मतलब डायग्राम में 80 को सॉलिड के अंदर लिया है। नहीं, वो रॉन्ग है। स्ट्रेट डाउन होना चाहिए था ना। यस यस, वो रॉन्ग है। 80 को डाउनवर्ड होना चाहिए, वो रॉन्ग है। Just give me a minute, I'll cross check it and I'll let you know. ठीक है, मुझे जरा एक टाइम दो और फिर मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ कि व्हाट इज द मिस्टेक, whether it is wrong or right. Just give me a minute.
मैम वो डायग्राम में मिस्टेक है क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है देयरफॉर टेंजेंट 80 इज अलोंग द वॉल विद इन द लिक्विड। सेकंड पॉइंट। यस 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 मैम टेक्स्ट बुक में भी नीचे ही दिया उन्होंने, मिस्टेक है डाइजेस्ट में। ओके भाई, क्योंकि कभी कभी वो लोग ड्रॉ करने में दे डू सम मिस्टेक। मैं गो थ्रू कर रही थी कि अगर कुछ ऐसा है तो लेट मी नो। ठीक है, चलेगा। आपको समझा ना? इसीलिए चीजें कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। तो आपको क्लियर है ऐसी चीजें? Yes, ma'am. सो लेट्स गो अहेड यस with the next. Shape of a liquid drop. लिक्विड ड्रॉप के शेप के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने मर्क्यूरी का ड्रॉप गिराया था और आपको बोला था कि लेट्स सी द कंडीशन, राइट? डू यू रिमेम्बर दिस? यस Yes. यस Okay, so let's take the mercury drop again. This is your solid surface. इसके ऊपर मैंने एक मर्क्यूरी का ड्रॉप गिरा दिया और आपको पता है कि मर्क्यूरी का ड्रॉप, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, राइट? यस So now what will happen? अब कुछ कंडीशंस देते हैं। Now this is drop of a mercury और इसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं जरा, ठीक है? पहला फोर्स इज force due to the surface tension at liquid solid interface. ये आपका लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है। सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इंटरफेस है उसके बीच में लगने वाला फोर्स, एक आपका वो फोर्स होगा T1, ठीक है? सॉलिड और लिक्विड के बीच का। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. दूसरा फोर्स सॉलिड और एयर के बीच का, दैट इज बेसिकली T2, ठीक है? और तीसरा फोर्स इज बिटवीन ये जो यहां से ये जो लिक्विड है, लिक्विड और एयर के बीच का, दैट इज T3। मैंने तीन फोर्सेस के बारे में यहाँ पर बोला है। T1 is the force between liquid, surface tension between liquid and solid. T2 is the force between air and solid. And T3 is the force between liquid and air. Is this very clear? Clear? यस Yes. Yes. यस Now, let's say this is theta. ठीक है? Now, try to draw a free body diagram for this. अगर आप इसका free body diagram बनाते हो तो you will resolve this T3. T3 को resolve करोगे, right? यस Yes. बताओ कौन सा कंपोनेंट कहाँ आएगा? वर्टिकली T3 cos थीटा आएगा, हॉरिजॉन्टली T3 sin थीटा आएगा। वर्टिकली T3 cos theta आएगा। नो 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 बात याद रखो, it's obtuse angle. वर्टिकली T3 sin थीटा, हॉरिजॉन्टली T3 cos horizontally थीटा। T3 cos theta. So if you resolve it, how you will go? Think about it. अच्छा ठीक है। मैम वर्टिकली sin थीटा आएगा और हॉरिजॉन्टली T2 की तरफ माइनस cos थीटा आएगा, मतलब वो T1 की तरफ लगेगा। थीटा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा Yes. T3 और T2 के बीच का। मैंने अभी आपको बोला कि it's a obtuse angle. You have to think it properly. ये obtuse angle है।
सो आप जब इसको थोड़ा रिजॉल्व करोगे तो T1 की तरफ आपको टुवर्ड्स T1 आपको T3 cos थीटा लगता हुआ मिलेगा, और जो वर्टिकली जाएगा that will be simply sin theta. your T3 sin theta. It will go like an obtuse angle. You have to think about the obtuse, क्योंकि ये obtuse है, आप डायरेक्टली 90 डिग्री के जैसा इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते. Is this very clear what I said? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this will be cos theta and जो perpendicular one होगा that will be sin theta. Now let's try to write the equation when it is in the equilibrium form. So it will be simply T2 is equals to T1 plus T3 cos theta. Is this very clear? Yes. Yes. और हमको तो मोस्टली जहाँ देखो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्लीज थोड़ा म्यूट करो खुद को, हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिए हैं, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल और सॉलिड के बीच का जो इंटरेक्शन है सब चीजों की वजह से वो देखना है. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? हम Yes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ही मोस्टली डील करने वाले हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे ये बताने वाला है कि मेरा जो मर्क्यूरी का ड्रॉप है उसके और सॉलिड के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, और उसके और सॉलिड के बीच में इंटरेक्शन के पीछे ये सारे फोर्सेस क्या रोल प्ले कर रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes. Yes. So T2 is equals to T1 plus T3 cos theta. So T2 minus T1 by T3 is equals to cos theta. Right? यहाँ Yes. तक सबको क्लियर है? Yes. 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 मैम वो फोर्सेस का रिजोल्यूशन फिर से, मतलब वो T2 T3 T1 है ना, वो फिर से बताओ ना. ये जो T1 है बेटा, देखो मैंने जो लिखा है, ये जो T1 है ये लिक्विड और सॉलिड के बीच का टेंशन है. T1 is the tension between liquid and solid. T2 is the tension between air and solid. Air और solid के बीच का है. Yes. And ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है, ये वाला जो T3 दिख रहा है आपको, जो मैंने T3 ड्रॉ किया है, वो लिक्विड और एयर के बीच का इंटरेक्शन है, जो कि एक एंगल थीटा पे मैं लगा रही हूँ. Is this very clear what I am saying? मैम मतलब वो फोर्सेस, वो जो जिधर वो मॉलिक्यूल मीट कर रहा है तो उनमें कॉमन है, उसको कंसीडर किया ना सब फोर्सेस. फिर से बोलो. मतलब मैम वो जिधर मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट और वो सॉलिड जिधर मीट हो रहा है ना, मतलब वो वाले मॉलिक्यूल पे तीनों फोर्सेस को रिजॉल्व किया है. यस, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक ड्रॉप किसी सरफेस पे गिरता है तो उस पे क्या क्या फोर्सेस, किसकी वजह से फोर्सेस लगते हैं, उन सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं. यस मैम, समझा. ये सबको क्लियर हुआ? ये ड्रॉप का T1 T2 T3 क्या है, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी ड्रॉप. ठीक है, अब ये सबको समझा कि ये एक्चुअली में 180 माइनस थीटा करके जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल का 180 माइनस थीटा करके जाते हो तो जहां पे आप साइन थीटा एक्सपेक्ट करते हो वहां पे कॉस थीटा हो जाता है, और जहां कॉस थीटा एक्सपेक्ट करते हो वहां साइन थीटा हो जाता है. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. I mean to say this is T3 cos theta and this is T3 sin theta. Is this very clear? Yes. Okay. Now let's take out another drop which is like a water, or you can say it is a water. ठीक है. So water अगर आप किसी सरफेस पे अभी गिरा कर देखना पानी को ग्लास के ऊपर, आपको ये दिखेगा कि वो बहुत स्प्रेड होता है. Yes. See my diagram? Yes. Now what? Again, let's take the tension. Let's take the forces. Solid और liquid का forces T1. Solid और air का forces T2. और liquid और air का force is T3. Can you see this? Yes. Yes.
and this makes an angle theta. अब ये इजीली रिजॉल्व कर लोगे, ये काफी इजी है रिजॉल्व करना, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा. It will be T3 cos theta cos theta and this will be T3 T3 sin theta. sin theta. सेम आएगा उसका भी. so this is water for the liquids like water ऐसे स्प्रेड हो जाता है और मर्क्यूरी ड्रॉप ऐसे बनते हैं. Is this very clear? Yes. 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 ठीक है. Now what? आपको जो इक्वेशन आएगा वो सेम आएगा. Yes. Yes. ठीक है. So let's try to understand the conditions. किस कंडीशन में क्या होता है. First condition, first case. If T2 is greater than T1, अगर T2 greater than है T1 को and T2 minus T1 is smaller than T3, is smaller than T3, क्या वैल्यू आएगी बताओ. पॉजिटिव वैल्यू आएगा. पॉजिटिव वैल्यू आएगा. पॉजिटिव वैल्यू आएगा Yes. और स्मॉल वैल्यू आएगा. और स्मॉल वैल्यू आएगा. So what do you think? What will be the theta? Cos का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. और छोटा वैल्यू कौन से एंगल्स के लिए आता है. एक्यूट एंगल्स. Acute angle. Acute angles. यस. सो ऐसे कंडीशन में आपका जो अगर आप कोई ऐसा ड्रॉप डालते हो जिसमें T2 T1 से बड़ा है और T2 माइनस T1 T3 से छोटा है तो वहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू आती है. ऐसे ड्रॉप्स एक्यूट एंगल बनाते हैं सरफेस के साथ. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. ये बाकी लोगों को भी समझा उन्होंने क्या बोला. Yes. 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 सिंपल मैथमेटिक्स. अगर नहीं समझा फिर भी पूछ लो बच्चों, अगर नहीं समझा है तो. T2 माइनस T1 को सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर आ रहा है वो T3 से छोटा है. ऑफकोर्स अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा नंबर है तो डिवाइड. पहली बात तो ऊपर वाली चीज पॉजिटिव है, ये बात क्लियर किया. T2 ग्रेटर देन T1 ये बता रहा है कि T2 में से T1 माइनस हो रहा है. मतलब अगर T2 बड़ा है तो ऑफकोर्स ऊपर एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है और वो पॉजिटिव वैल्यू नीचे की वैल्यू से कम रहने वाली है. तो अगर आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको 0 पॉइंट में आंसर आता है और वो 0 पॉइंट में आंसर पॉजिटिव में आएगा. तो 0 पॉइंट में आंसर पॉजिटिव में cos थीटा के उन वैल्यूज के लिए आता है जो कि एक्यूट होते हैं, दैट इज लेस देन 90. समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. Okay, let's take the next condition. Now I am saying T2 is smaller than T1. T2 T1 से छोटा है and T1 minus T2 is smaller than T3. T1 minus T2 है, ये जो है ये T3 से छोटा है. What you will get? Negative value. Negative cos आएगा. theta. So T2 is smaller than T1. T1 minus T2 is smaller than T3. So you'll get a negative value. एंड स्मॉल मिलेगा तो ऑब्ट्यूस में आएगा वो. Yes. So theta will be, of course, Obtuse. So ऐसे जो कंडीशंस होते हैं जिसमें आपका T2 जो है वो T1 से छोटा होता है, your T2 is smaller than T1 और T1 minus T2 is smaller than T3, तो आपको ऐसे कंडीशन में ऑब्ट्यूस एंगल मिलता है. अब ये दोनों केसेस
जरा खुद को ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करो. जस्ट लुक एट दिस. पहला केस में मैंने बोला कि T2 जो है वो T1 से छोटा है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो फोर्स है, जो सरफेस टेंशन है, वो छोटा है. और सॉलिड और एयर का जो सरफेस टेंशन है वो बड़ा है. मतलब इफ इट इज स्मॉल, सरफेस टेंशन इज स्मॉल, तो सरफेस टेंशन होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं. अगर आपको याद हो, मैंने जब पानी का आपको बताया था कि पानी का जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द वाटर, वहां पे सरफेस टेंशन बनता ही क्यों है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनको खींचने की कोशिश करते हैं. और जब वो उनको खींचने की कोशिश करते हैं तो सरफेस टेंशन क्रिएट होता है. कुछ याद आ रहा है ऐसा मैंने बोला था? Yes. 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 और जब हम उनके अंदर डिटर्जेंट डाल देते हैं, तो वो डिटर्जेंट क्या करते हैं, उनके पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में दुश्मन बनकर आ जाते हैं. और वो पानी के मॉलिक्यूल्स को अब ज्यादा प्यार करने नहीं देते एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनका सरफेस टेंशन क्या हो गया था, डिटर्जेंट डालने के कम हो बाद गया था. Decrease हो गया कम था. हो गया था. सो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम हो जाएगा तो वहां का सरफेस टेंशन कम हो जाता है. और सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली आपके सॉलिड के अंदर या जो भी मटेरियल के है उसके अंदर एंटर कर पाएंगे. इसलिए आपका कपड़ा डिटर्जेंट वाले सोल्यूशन में ज्यादा साफ होता है. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. Yes. 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 ठीक है. सो ये जो इन दोनों के बीच का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया है. सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो ड्रॉप है, ये ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेगा. और ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश में ये स्प्रेड होता जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. और जब ये स्प्रेड होगा तो इट विल टेक अ एंगल ऑफ एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री. समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. Yes. फिर आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को नहीं समझा. मैंने कहा कि अगर पानी का सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है, इसका मतलब ये है कि पानी का सरफेस टेंशन रिड्यूस होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो प्यार है वो कम हो गया है. तो अब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम हो गया है तो वो कहीं और इंटरेस्ट दिखाएंगे. नाउ व्हाट इफ यू लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे आई एम सेइंग T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब सॉलिड और हवा के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है. और T1 जो सॉलिड और पानी है उसके बीच का जो टेंशन है वो कम हो गया है. और जब सरफेस टेंशन कम होता है तो जो भी लिक्विड होता है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर एंटर कर पाता है. इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिटर्जेंट सोल्यूशन और प्योर वाटर का एग्जांपल दिया था कि प्योर वाटर में टेंशन थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए प्योर वाटर आपके कपड़े में उतने अच्छे से एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. वो कपड़े के अंदर जाने के लिए रेडी नहीं होते, वो अपने पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ही रहना चाहते हैं. बट जब आप डिटर्जेंट डाल देते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम हो जाता है. डिटर्जेंट दुश्मनी की तरह काम करता है. और जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का प्यार कम हो जाता है तो वो चुपचाप से पानी के साथ इंटरेस्ट कम करके कपड़े के साथ इंटरेस्ट दिखाकर कपड़े के अंदर एंटर कर जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes, ma'am. जब Yes. सरफेस टेंशन कम होता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो सॉलिड के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इजीली एंटर कर पाते हैं. अगर टेंशन ज्यादा है तो खुद में ही इतने बिजी हो जाएंगे कि वो कहीं और एंटर नहीं करेंगे. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes. 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 तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का टेंशन कम है, जिसकी वजह से ये जो पानी का ये जो ड्रॉपलेट है ये सॉलिड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश करेगा. और ज्यादा से ज्यादा जाने की कोशिश में ये स्प्रेड होता जाएगा. और जब ये स्प्रेड होता जाएगा तो ये जो थीटा ये छोटा होता जाएगा. छोटा होता जाएगा मींस इट विल फॉर्म अ एक्यूट एंगल. इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Next is your
this condition. Now here आपका T1 is greater, मतलब इन दोनों के बीच का टेंशन बढ़ गया है. टेंशन बढ़ गया है तो आपको भी मैंने बताया कि अगर टेंशन ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर पाता नहीं है, क्योंकि टेंशन ज्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूल खुद में ही प्यार करने में बहुत बिजी है, वो कहीं और एंटर करना चाहता नहीं है. सो इस वजह से इट विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट बनाएगा तो इट विल फॉर्म अ दिस थीटा which will be a obtuse angle. Is this very clear? Yes. Yes. एक्यूट एंगल ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेन ज्यादा रहेगा ना मॉलिक्यूल फिर से बोल बेटा. में स्ट्रेन ज्यादा रहेगा ना एक्यूट एंगल रहेगा तो Yes. स्ट्रेन का मतलब देखो, हाँ डिफॉर्मेशन तो ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर श्योर पानी ज्यादा स्प्रेड होगा. दैट इज वेरी ट्रू. यस चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट केस. ये दोनों केसेस सबको क्लियर है? यस Yes. 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 लेट्स गो विद द थर्ड केस. Third case is I am saying T2 minus T1 is equals to T3. 1 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा. Yes. Yes. So theta will be nearly equal to 0. 0. 0. cos theta will be 1 and theta will be equals to 0. So ये अगर theta 0 हो गया तो मतलब आप समझ जाओ कि this will spread on the surface, पूरी तरीके से spread हो जाएगा, एक प्लेन सरफेस बना लेगा. इतना प्योर मोस्टली कोई भी चीज नहीं होती. लाइक इवन पानी भी है तो प्योरली इट डज नॉट गो टू 0, बट नेग्लिजिबल एंगल लेता है तो वी से इट इज 0. ठीक है. यस Yes. नाउ द लास्ट वन, लास्ट केस. T1 is equals to T2 No, the last case is T2 minus T1 greater than T3. Your cos theta will go greater than 1. और ये तो पॉसिबल नहीं है ना. यस Yes. नहीं Yes. Yes. cos theta greater than 1 is not possible. So ऐसे कंडीशन में बिल्कुल ड्रॉप बनेगा ही नहीं. नो ड्रॉप्स विल बी फॉर्म. और ऐसा तो होता नहीं है. ड्रॉप्स तो बनता ही बनता है. पानी का भी सरफेस पे जब आप पानी डालते हो तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स तो दिखते ही है ना. Yes. 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 This condition is impossible. This cannot take place. This is very clear. Yes. Yes. चारों केसेस क्लियर हुए. I am coming to you people. Be ready for the to understand, to explain the cases. Sharon, go for the first case. Sharon Saji. ये मिस जब भी T2 ग्रेटर देन T1 रहता है तो वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो और T2 माइनस T1 लेस देन T3 रहता है तो वो 0 पॉइंट में आता है वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल है. इसका मतलब क्या है? आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच का टेंशन क्या है? कम है या ज्यादा है? ज्यादा है. बेटा फिर से सोच. सॉलिड और लिक्विड के बीच का टेंशन कम है या मिस ज्यादा है? कम है तो वाटर फैल जाएगा. यस. इन दोनों के बीच का सरफेस टेंशन कम है. टेंशन कम होता है तभी आपका लिक्विड किसी चीज के अंदर एंटर करने के लिए रेडी होता है, अदरवाइज नहीं होता. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. वो अंदर Yes. एंटर करने के चक्कर में स्प्रेड हो जाएगा. नेक्स्ट इज आलोक शर्मा. आर यू देयर? आलोक. दर्शना, तुम हो यहाँ पे? यस मिस. एक्सप्लेन मी द सेकंड केस. मिस जब T1 T2 से ज्यादा होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, क्योंकि Yes. T2 माइनस T1 है
और T1 माइनस T2, T3 जब बड़ा होता है उससे तो ऑप्टियूज एंगल आता है. Yes, since it is obtuse, it is your negative value and it is again a smaller value, of course, for sure. So you Yes. are going to have a obtuse angle. Yes. Okay. Next is विराज. सो रहा है या यहाँ पे है? Yes, ma'am. Explain me the third case. Blur दिख रहा है. एक मिनट रुको. बोलो. Third case, ma'am, if T2 minus T1 will be equal to 3, then numerator and denominator will be equal to 1. So cos theta will be 1, theta will be 0. So here your water will spread, right? Spread. Yes. Okay. Let's go to the last case. It will be explained by who will explain it apart Ma'am. from Ma'am, these people. your No, T2. I don't want the answer from Anurag, Manali. आप लोग योगेश बताएगा. Go ahead, Yogesh. No. Yogesh मैम will tell. थर्ड केस में T2 minus T1 is greater than T3. Hmm. So cos theta will be greater than 1, which is not possible. Yes. So drops Is- will not form. So such will not conditions are form. not possible. Is this part clear till now? Yes. Yes. Yes, ma'am. अब यहाँ पर कोई confusion नहीं है किसी को भी for sure. मिस चलो. T2 to T1 भी हो सकता है ना. क्या हुआ बेटा फिर से बोल. मिस T2 is equals to T1 भी तो हो सकता है ना. तो 0 हो जाएगा. 90. Zero. हाँ मतलब थीटा 90 आ जाएगा. मेगा 90 डिग्री. So Yes. ठीक है. वहाँ पे फैलेगा नहीं ना water. 90 डिग्री. नहीं 90 डिग्री इतना तो नहीं पॉसिबल फैलेगा. है. 90 डिग्री पॉसिबल. 90 डिग्री सोचो ना. 90 डिग्री क्या है? पानी ऐसा फिर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में चले जाओगे तुम एकदम से. यस, पूरा वर्टिकल हो जाएगा वो 90 डिग्री. वो कंडीशन तो ऐसा है कि मतलब फिर आप खुद सोचो कि कैसे जाएगा. थिंक अबाउट इट. सी क्वेश्चंस पूछते वक्त तो कोई भी चीजें कैसे भी आ सकती है, राइट? इट कैन बी देयर. दैट इज फॉर श्योर. मैम वो ऐसे नहीं आएगा ना क्योंकि ग्रेविटी डोमिनेंट होकर उसको फिर से यस नीचे यस यस यस. ग्रेविटी डोमिनेंट होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो कंडीशन. Yes. यस. So let's go ahead. The next is we are going to talk about the pressure inside the bubble. जो आपके बबल्स बनते हैं उनके प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं अब यहाँ पे. ठीक है. क्यों बन रहे हैं, क्या रीजन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक मिनट रुको. Okay. Now think about the bubble surface and tell me how these bubbles are forming. क्या होगा प्रेशर का? If I talk about internal pressure and external pressure, Pi and P naught, कौन बड़ा होगा तो ही प्रेशर पॉसिबल है, तो ही बबल फॉर्मेशन पॉसिबल है, Pi या P naught? Think about it. P naught. P naught. Again think about it. PI ma'am. PI. पी आई आएगा मैम. क्योंकि अगर P naught ज्यादा होता तो ये फुट जाएगा, ये बाहर ऐसे स्प्रेड हो जाएगा. यस. Yes. ये कहीं ना कहीं अगर Pi बड़ा है तभी तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होकर ये ड्रॉप बना रहा है. अगर P naught बड़ा हो जाएगा तो P naught, आपको पता है फोर्स जहां बड़ा हो जाता है वो चीजें वहां टूट कर चली जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. तो अगर बबल बनाना है तो आपका इंटरनल प्रेशर हाई होना चाहिए.
तभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर कर अपने पास रखे हुए हैं। अगर पी नॉट बड़ा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच की ये जो इंटरेक्शन है ये टूट जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. yes, सो ये इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ही आपका बबल बना है। अगर कोई बाहर का फोर्स बड़ा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर बड़ा हो जाएगा तो ये फूट जाएगा। इज दिस वेरी क्लियर? कभी ट्राई करो, Yes. ड्रॉपलेट बना है, उसको ऐसे जोर से प्रेशर मारो, फूट जाएगा फटक से। फूट जाता कभी है। देखा है चीज की कि नहीं? मैंने तो काफी किया है, राइट? सो बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा तो आपका बबल फूट जाएगा। तो बबल फॉर्मेशन के लिए ऑफ कोर्स योर पीआई शुड बी ग्रेटर देन पी नॉट। बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तो ही वो बबल बना सकता है। सो वी विल गो फॉर पीआई माइनस पी नॉट, मतलब हम बाहर के और अंदर के प्रेशर्स के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. Okay, now let's go ahead. Now what I am doing, I am taking a drop, I am taking a bubble. Internal pressure is Pi, external pressure is P naught. जब मेरा बबल इतना बड़ा है, what I am going to do, मैं बबल का साइज थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ by any of the reason. So earlier bubble का radius was R. मैंने डेल्टा R से साइज को बढ़ाया और मैं साइज इस तरीके से बढ़ा रही हूँ कि प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए, प्रेशर वैसे ही रहे। नाउ न्यू रेडियस विल बी R plus delta R, and I am changing the radius such that pressure is not changing. Is this very clear till now? Yes. I'm repeat Yes. करो ना फिर से। Yes, एक बार समझा। नहीं समझा। मैंने एक बबल लिया है, ठीक है, उसका इंटरनल प्रेशर पी है, एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको बबल बनाना है तो आपका इंटरनल प्रेशर हाई होना चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में। योर इंटरनल प्रेशर शुड बी हाई एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, तो होगा ये कि आपका जो बबल है वो फूट जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट इज आई एम सेइंग दैट आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बबल। पहले अगर इस बबल का रेडियस आर है तो मैंने उसका रेडियस आर प्लस डेल्टा आर कर दिया। मैंने डेल्टा आर से इस पूरे बबल के स्फीयर का साइज बढ़ा दिया, पर मैं साइज इस तरीके से बढ़ा रही हूँ, मतलब मैं बहुत छोटा साइज बढ़ा रही हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं ला रही हूँ आर में। इट इज वेरी स्मॉल आर, डेल्टा आर में ले रही हूँ मैं, और मैं साइज इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ सच दैट मेरे प्रेशर में डिफरेंस ना आए। इज दिस वेरी क्लियर? जो पहले Yes. प्रेशर था Yes. अभी भी वही Yes. प्रेशर है, ठीक है। चलो आगे Yes. जाते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट इज योर ओल्ड सरफेस एरिया। यहां तक सबको समझा? क्या आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बबल? Yes. 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 ठीक है। Now when I'm increasing the size of the bubble, okay, before going ahead with this, I would like to talk to you people. Okay, let it be, बाद में करते हैं। So when I'm increasing the area, old surface area will be what? 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r square. 4 pi r square. Yes. Okay. And what about the new surface area? 4 pi 4 pi r R minus delta r delta whole square. whole Delta R whole square. Okay.
यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. 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 Just give me a minute. Okay. Now what I'm going to do, I'm going to find out the difference between the two surfaces. दो surfaces के बीच का difference निकालने वाले हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे pressure difference निकालना है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है? If I want to calculate a pressure, what Force do you and think? area. What is it? Force and area. Force and area. And यहाँ Yes. पर कहीं ना कहीं that force will be because of the tension. This is true. Surface tension. Sir, yes. Surface tension. मतलब मैं surface tension और area से कुछ तो relate करने वाली हूँ. I'm going to relate something with the surface tension and the area, right? Yes. Yes. Let's go ahead. अब ये इसको मैं A1 ले लेती हूँ और इसको मैं A2 ले लेती हूँ. So this will be 4 pi r square plus 2 times of r delta r plus delta r square. ठीक है? If it is multiplied inside, it is 4 pi r square. What is the 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square. यहाँ तक सबको clear है? Yes. 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 Kinjal, Manali, Darshana, Bihu, are you people clear what I'm teaching? Yes. Yes. Okay. Now यहाँ पे मैंने ये 4 pi अंदर multiply कर दिया. Now what? Of course, if your delta r is very small, so delta r square will be very, very small. Yes. Yes. So we can ignore this one part. हम इसको ignore कर सकते हैं. Yes. Yes. Your A2 will be simply A2 is equals to 4 pi r square plus 8 pi r delta r. यहाँ तक clear है? Yes. Yes. Now I am going to take Yes. difference in the areas. दोनों areas के बीच का difference निकाल दो. A2 minus A1. That will be simply, if you do it, 8 pi r delta. yes, 4 pi r square plus 8 pi r delta r minus 4 pi r square. So this will get cancelled and you'll get 8 pi r delta r. यहाँ तक सबको clear है बच्चों? Write it as Yes. equation Yes. number Yes. 16. ठीक है? Now, this means I'm increasing the area by 8 pi r delta r. मैं 8 pi r delta r से एरिया को इंक्रीज कर रही हूँ. अगर पुराने Yes. एरिया और पुराने सरफेस एरिया और नए सरफेस एरिया में अगर ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब मैंने मेरे एरिया को इतने से बढ़ाया हुआ है. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. सो ऑफकोर्स अगर मुझे एरिया बढ़ाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा. एंड अगर मुझे कुछ काम करना पड़ेगा तो दैट वर्क डन is basically, if you talk that as, it will be force into displacement. और यहाँ पर जो force होगा that will be tension of the surface. Yes. So Yes. force into displacement TDA. या अगर आपको ये relation याद हो, हमने पीछे पढ़ा था, याद है? हमने proof किया था work done per unit area will give you tension. Do you remember this? Yes. 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 हमने वो equation यहाँ पे use कर लिया. So work done is equals to D अभी हमने निकाला. It is 8 pi r delta r. Delta R. ठीक है? Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. Put it as equation number 2. Now, I want to calculate the pressure. So excess pressure will be because of the excess force. दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला ना, Pi और P नॉट के बीच में. तो Yes. Pi P नॉट से कितना एक्सेस है, कितना ज्यादा है, वही तो निकाल रहे हैं. When I am saying I am calculating Pi minus P नॉट, तो मैं यही निकाल रही हूँ ना कि मेरा Pi P नॉट से कितना ज्यादा है.
मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. स्टेटमेंट समझा? एंड आई एम सेइंग पी माइनस पी नॉट मुझे निकालना है. मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पी का जो मेरा जो अंदर का प्रेशर है वो पी नॉट से कितना ज्यादा है. डिफरेंस निकालने का मतलब यही होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को 12 मार्क्स मिले और एक बच्चे को 6 मार्क्स मिले, तो आप अगर ये निकालते हो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप ये देखना चाहते हो कि पहले वाले को दूसरे वाले से कितने ज्यादा मार्क्स है. यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेस मार्क्स. सो यहाँ पर हम Yes. एक्चुअली में एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं. ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. So excess pressure will be because of the excess force. So let's say excess force is equals to, normally pressure is what? Force upon area. Yes. Pressure is force upon area. So force will be what? Pressure into area will be force. Yes. 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 So initially the excess force is equals to excess pressure into initial area, that is 4 pi r square. ठीक है? Yes. मैं वो चेंज इन एरिया है. चेंज इन एरिया नहीं ले रही हूँ मैं, इनिशियल वाला ले रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन एरिया. वही क्योंकि देखो अभी जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने एरिया को चेंज किया, मैंने बोला था कि मैं वहां पर उसको इस तरीके से चेंज कर रही हूँ कि प्रेशर विल नॉट गेट चेंज्ड, राइट? डू यू रिमेम्बर? Yes. Yes. सो Yes. आई एम गोइंग विद द इनिशियल कंडीशन. जब मैंने बबल के साथ कुछ भी नहीं किया तब मेरा फोर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है एक्सेस प्रेशर के लिए क्या है. और ऑफ कोर्स अगर मैंने प्रेशर चेंज नहीं किया है तो जो पहले जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेशर के लिए वो बाद में भी होगा, क्योंकि मेरा प्रेशर चेंज नहीं हुआ है. मैंने इस तरीके से बबल को स्ट्रेच करने की कोशिश की है. डू यू रिमेम्बर? Yes. Yes. तो आई एम टेकिंग दिस एज इनिशियल वन. भाई जब मैंने कुछ नहीं किया तब मैंने ये फोर्स और ये प्रेशर एक्सपीरियंस किया है. अब मैंने बोला कि मैं जब उसको चेंज कर रही हूँ तो भी मैं इस तरीके से चेंज कर रही हूँ कि उसके प्रेशर में अभी भी स्टिल मैं नहीं चाहती कि कोई डिफरेंस आए. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now if there is a work done for stretching the area by delta r, so it will be force into displacement, and displacement is delta r. Yes. So और df अभी हमने ऊपर देखा कि उनके बीच में फोर्स कितना है. इट इज pi माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा आर है वैसे का वैसे ही आ जाएगा. मैम वो इक्वेशन डीएफ नंबर कैसे समझा मैम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और मैंने इस तरीके से अभी मैंने बताया कि मैंने इस तरीके से चेंजेस लिया है कि देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो आई एम सेइंग कि जो फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स भी अभी भी स्टिल यही है. तो जो अंदर का फोर्स है, जो भी फोर्स का डिफरेंस है, मैं उतना ही फोर्स बाहर से लगाकर डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ. यस फिर से मैम, बट Again, वो I'm पी आई repeating. माइनस पी नॉट जब किया है तब वो जो लास्ट और इनिशियल सेम है अप्रोक्सीमेटली, तो उधर वो जीरो नहीं आएगा? कहाँ पे जीरो आएगा? वो पी आई माइनस पी नॉट तो पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा ना? नहीं बेटा, क्यों जीरो होगा? वाइट विल बी जीरो. पी आई और पी नॉट थोड़ी एक दूसरे के बराबर है. पी आई का मतलब है इंटरनल प्रेशर, पी नॉट का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर. यस मैम, समझा, अभी समझा समझा. तुम ये सोच रहे थे कि ये इनिशियल वाला है और ये बाद वाला है, राइट? यस यस. ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है. पी आई इज इनिशियल प्रेशर एंड पी आई इज इंटरनल प्रेशर एंड पी नॉट इज एक्सटर्नल प्रेशर. और मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने वर्क डन इस तरीके से किया है कि जितना फोर्स अंदर लग रहा है उतना ही फोर्स लगाकर मैंने उसको बाहर स्ट्रेच करने की कोशिश की है, सो दैट मेरे प्रेशर में कोई चेंजेस ना आए बबल के. यस समझा. और मैं बहुत छोटे आर से उसको चेंज कर रही हूँ. मैं वापस से ये सारी चीजें रिपीट करूंगी. फिलहाल यहाँ से इक्वेशन आगे बढ़ने दो.
मैं पूरा डेरिवेशन वापस एक्सप्लेन करूंगी आपको, इसका टेंशन मत लो। सो पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई, फिलहाल यहाँ से मैथमेटिकल स्टेप समझो। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये समझ गया यहाँ तक? Yes. Yes. Now, Yes. comparing the equation 2 and equation 3, दोनों जगह पर वर्क डन ही है। So if you compare the equation 2 and 3, t into 8 pi r delta r is equals to pi minus p naught into 4 pi r square into delta r. Delta r got cancelled. 4 pi. And this got cancelled. This is 8 pi. 2 Yes. 2 Yes. So it will be 8 into 2. Sorry, 2 t into 2 is equals to pi minus p naught R. multiplied by r. So pi minus p naught 2t by r. will be equals to 2t by. And this is called Laplace law of spherical membrane. ये लैपलेस ने निकाला था। ये पानी का सरफेस का है, इसलिए इसने या लिक्विड के सरफेस का है, इसलिए स्फेरिकल मेम्ब्रेन ऐसा वर्ड यूज करता है। मैं पूरा डेरिवेशन आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बबल लिया है और उस बबल का जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब पी आई और पी नॉट, इसके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन किया कि बच्चों मुझे बताओ कि पी आई बड़ा होगा कि पी नॉट बड़ा होगा। अगर पी नॉट बड़ा होता है, इफ यू से कि मैम पी नॉट बड़ा है, तो अगर आप कोशिश करो, आप एक बबल रखो और उसको उसके ऊपर बाहर से प्रेशर लगा दो, तो जब बाहर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फूट जाता है। ठीक है, सो पी आई अगर बड़ा होगा तो ही इनके बीच में इंटरैक्शन होगा और ये बबल बन पाएगा। सो पी आई विल बी ग्रेटर देन पी नॉट, मतलब हम लोग पी आई माइनस पी नॉट निकालने वाले। फिर मैंने कहा कि हमारे पास एक बबल है जिसका रेडियस मैंने स्मॉलर रखा है। अब इस बबल को मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, और मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूँ कि पहले जो प्रेशर था जब मैंने स्ट्रेच नहीं किया था, जो ओरिजिनल प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड में जो ओरिजिनल प्रेशर्स थे वो अभी भी सेम है। मैंने इस तरीके से स्ट्रेचिंग की है, और मैंने जिस रेडियस से मैंने स्ट्रेच किया है वो बहुत बड़ा नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल डेल्टा आर रेडियस। आर यू वेरी क्लियर? समझ रहे हो यहाँ तक? Yes. Yes. आई एम स्ट्रेचिंग, ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो बच्चों। आई एम स्ट्रेचिंग सच दैट कि प्रेशर जो इंटरनल प्रेशर था पहले वो अभी भी उतना ही इंटरनल प्रेशर है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर था पहले अभी भी उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर है। और ये तभी पॉसिबल है तो जब जितना यहाँ पर इंटरनल फोर्स है, जितना फोर्स डिफरेंस अभी है उतने ही फोर्स डिफरेंस से अगर मैं इसको खींचू, डीएफ से अगर मैं इसको खींचू, तभी मेरा जो प्रेशर है वो पुराना वाला प्रेशर रह पाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. जितना प्रेशर डिफरेंस इनके बीच में अंदर और बाहर के बीच में है, अगर उतने ही फोर्स के डिफरेंस से अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ बाहर की तरफ, तभी मेरा फोर्स अगर चेंज नहीं होगा। देखो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज वेरी ट्रू। मैं जिस एरिया पे फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, एक तो पहली बात मैं एरिया बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रही, मैंने कहा कि मैं बहुत डेल्टा आर से डिफरेंस क्रिएट कर रही हूँ, राइट। और दूसरी बात, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेशर पहले जैसा रहे, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू थिंग, फोर्स एंड एरिया। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं बहुत छोटा डिफरेंस कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर रही हूँ, तो ये तो कोई खास चेंज नहीं होने वाला। रही बात इसकी, अगर ये मैंने चेंज कर दिया तो आपको लगता है प्रेशर पुराना वाला रह जाएगा?
अगर मैं फोर्स चेंज कर देती हूँ, इफ आई चेंज द फोर्स, आपको लगता है कि मेरा पुराना वाला प्रेशर मुझे मिलेगा? No. No. नो No. चेंज हो जाएगा। चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। तो मतलब मुझे किसी तरीके से जो फोर्स का डिफरेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना है ना, कि जो भाई जितनी वैल्यू है उतनी ही रहनी चाहिए। यस सो दैट इज ओनली द रीजन कि अगर इन दोनों के बीच में डीएफ का डिफरेंस है तो मैं डीएफ अकाउंट से ही इसको खींच रही हूँ, सच दैट कि फोर्स में कोई चेंजेस ना आए और फोर्स में कोई चेंजेस ना आए जिससे प्रेशर मेरा पुराना वाला ही मेंटेन रहे। इज दिस वेरी क्लियर? यस Yes, ma'am. तो मेरा मोटो Yes. सिर्फ इतना है कि भाई मेरा प्रेशर खींचने में या थोड़ा सा एरिया चेंज करने में, रेडियस चेंज करने में बहुत ज्यादा फोर्स का डिफरेंस ना आए। और अगर फोर्स का डिफरेंस नहीं आएगा तो मेरा जो ओरिजिनल जो पहले मेरा पीआई था अभी भी वही पीआई रहेगा, और जो पहले पी नॉट था अभी भी वही पी नॉट रहेगा। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. यस Yes. So ओल्ड सरफेस इज 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको A1 लिया। ये सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे? इज दिस यस एवरीवन क्लियर? यस What about Manali, Darshana? सब लोग Yes, यहाँ पर ma'am. है। किंजल, समीर, योगेश, Yes, ma'am. Bihu, are you there in the batch? Shubham, Yes, miss. समझा miss. अक्षय, निकिता, Yes, प्रिया, इन Yes. लोगों का नाम देखो मेरे पास सामने जो नाम आ रहे हैं मैं उनके नाम ले रही हूँ। भाविनी, केदार, Yes, miss. आशुतोष, जाग रहा है कि सो गया? क्या आया ही नहीं है? जाग रहा हूँ मैम, जाग रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। इतना टाइम कैसे लगा फिर तुझे अनम्यूट करने में? आधी नींद में सोया रहता है। मिस जब बोलेगी तब जाग जाऊंगा। हम्म। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। भाई पकड़े हो। So Pi and P naught. This is internal pressure, this is external pressure, and the force that we are applying is dF. ठीक है? Now original surface area is 4 pi r square, which is A1. New surface area is 4 pi r plus delta r the whole square. अब आप इसको spread कर दो। A2 is equals to 4 pi r square 2r delta r plus delta r square. Now I said delta r square, डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म इग्नोर हो जाएगा। सो यू विल गेट द इक्वेशन एज A2 is equals to 4 pi r square and 8 pi r delta r. Is this very much clear? yes, Yes. Yes. Now you will take out area difference A2 minus A1. So A2 minus A1, that is dA will be equals to 8 pi r delta r. यहाँ तक सबको यस yes. are you clear till here? Yes. 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 Okay. Next is work done is equals to TDA. ये रिलेशन हमने पीछे देखा है। So DA की जगह पे I have substituted 8 pi r delta r. So work done is equals to T into, if I write it as dW. dW is equals to T into 8 pi r delta r. Now PI minus P naught निकाल रहे हैं। Actually में we are talking about the excess pressure कि I और I जो है internal pressure जो है वो external pressure से कितना excess है वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। So excess pressure will be because of the excess force, and that excess force I am saying it is as DF. समझ में आया? Clear? Yes. यस Yes. तो जो भी force internally है, जो भी excess force है, that we know pressure is force upon area. So pressure into area will give you force. So जो भी pressure है अंदर और बाहर के बीच में, that is Pi minus P naught, और area initially it was 4 pi r square. So the force inside the droplet, drop के अंदर और drop के बाहर का जो force का difference है वही force अंदर की तरफ है, Fi minus F naught, right? यस yes. अंदर और बाहर के फोर्स का डिफरेंस ही तो मुझे डीएफ देगा। समझ रहे हो आप? Yes. Yes. यस और आप मुझे बताओ कि ऑफ कोर्स ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर. ऑफ कोर्स, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, मतलब अंदर का फोर्स ज्यादा है,
अंदर का फोर्स ज्यादा है और बाहर का फोर्स कम है, और हमें पता है कि रिजल्टेंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट हमेशा उस ज्यादा है। डायरेक्शन में होता है ज्यादा फोर्स। जहां पर ज्यादा फोर्स होता है। तो ज्यादा फोर्स हमारा अंदर की तरफ है, तो रिजल्टेंट हमारा अंदर की तरफ होगा। सो this force will be inside the drop. So inside the drop का force is inside the pressure का force, मतलब pressure difference multiplied by 4 pi r square। ये सबको समझा क्या किया है? Yes. Yes. इस फोर्स डिफरेंस की वजह से ही तो ये प्रेशर डिफरेंस आया है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। ये स्टेप सबको क्लियर है मैंने क्या किया? Yes. Yes. योगेश, यश, आप लोगों को समझा Yes, मैंने क्या ma'am. किया है? What about other people? निकिता, मनाली, Yes, miss. रिया, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? रिया उपाध्याय, Yes, ma'am. और अबाउट प्रफुल्ल, श्रेया। सो यस ये मिस। Fi माइनस एफ नॉट है, जिसकी वजह से Pi माइनस पी नॉट हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, अब जितना प्रेशर इंटरनली लग रहा है उसके बेसिस पे, ओके लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप। यहां तक सबको क्लियर है? होप सो नाउ आई एम डूइंग अ वर्क डन टू स्ट्रेच द एरिया बाय डेल्टा आर, और मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ कि जो फोर्स पहले अंदर था वही उतना ही फोर्स मैं बाहर से लगाकर स्ट्रेच कर रही हूँ, कि मेरे फोर्स में कोई डिफरेंस ना आए, जिससे मेरे प्रेशर में कोई डिफरेंस ना आए। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? यस मैम। Yes. Yes. पहले जो फोर्स था दैट इज गिवन बाय Pi minus P naught into 4 pi r square multiplied by delta r. Is this very clear? यस Yes. Yes. Now I am comparing the equation 2 with the equation 3. दोनों भी work done ही है. So you'll get a, when you'll substitute it and when you will equate it, actually when you will equate equation number 2 and equation number 3, you'll find that Pi minus P naught is 2T by R, which is called as Laplace law of spherical membrane. Is this very clear? Yes. 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 यस Now, मैम। if it is a soap bubble, you remember soap bubble have two surfaces. Two Yes. That 2 will be added here. So Pi minus P naught, दोनों surface, एक surface 2T टेंशन दे रहा है, तो दोनों surface कितना टेंशन देगा? 4T. 4T by R. 4T by R. समझ में आया? Yes. 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 So for the soap bubble, you have to remember that the formula for Pi minus P naught is 4T by R. और अब मैं बताती हूँ कि एंट्रेंस में क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं, इस पे, इसी पे। यही सबसे फेवरेट टॉपिक है एंट्रेंस का इस पूरे चैप्टर में। समझ में आया? Yes. यहाँ पर वो आपको Yes. बोलेंगे कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, या फिर और भी कुछ टाइप के सम्स है, जैसे कि दे कैन आस्क यू कि देयर इज अ सिंगल मर्क्यूरी, और वो सिंगल मर्क्यूरी का ड्रॉपलेट गिरा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो ईच ड्रॉपलेट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। या दे कैन आस्क यू देयर आर मेनी ड्रॉपलेट्स, दैट ड्रॉपलेट विल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ड्रॉप, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ड्रॉप। तो अभी तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि कहीं ना कहीं टेंशन से तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने ये डेरिवेशन किया था, डू यू रिमेम्बर? Potential energy and surface tension are related with each other. Do you remember this? Yes. So आपको कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन निकाल कर आपको काम करना पड़ेगा। So एक बड़े ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप बन रहे हैं, या एक छोटे ड्रॉप से बड़े बड़े ड्रॉप बन रहे हैं, तो आपको ऐसे सम्स मोस्टली वो लोग पूछते हैं इवन इन एंट्रेंस, ऐसे ही सम्स आते हैं। हम करेंगे ऐसे टाइप के सम्स।
यहाँ तक सबको PI माइनस P0 तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. What's the time? 8:28. So here we will stop for today, but there is some work for you. Just wait. Madhuri ma'am, can you just stop the recording of the lecture?